हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में दो क्लासें मौलिक अधिकार से संबंधित हो चुकी हैं। एक लेक्चर पहला था, लेक्चर सेकेंड, और तीसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार की भूमिका के बारे में बताया था कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, कब कब मांग की गई और कब संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकार किया गया था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि समानता, समता और समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जो तीसरा है, जिसे कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज मौलिक अधिकार तीसरा है जिसे कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहले जो मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, दूसरा जो मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आज जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से 24 तक, आर्टिकल 23 से 24 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान पूछा जाए आर्टिकल 23 में क्या है, तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 23 में क्या बताया गया कि मानव के दुर्व्यवहार, मानव आर्टिकल 23 में बताया गया मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि मानव को आप दास बनाकर उससे कार्य करवाएं। तो ऐसे इस आर्टिकल के तहत निषेध कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि किसी भी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल आता है 24। आर्टिकल 24 में पूछा जाए तो क्या बताया जाता है, तो आर्टिकल 24 में जो उल्लेख किया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस आर्टिकल में, 24 में है, जिसमें कहा जाता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से ऐसी जगह कार्य नहीं करवाया जाएगा या खदानों में या कारखानों में कार्य करने से प्रतिबंधित रखा गया है जो जोखिम भरा कार्य हो सकता है। तो कारखानों और खदानों में किया गया कार्य जोखिम भरा काम हो सकता है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा कार्य करवाता है तो उसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक कारावास की व्यवस्था की गई है एवं 30,000 रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति पर लिया जाएगा जो उस बच्चे से कार्य करवाता है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर किसी कारखानों या खदानों में काम करवाया जाता है जो जोखिम भरे कार्य के रूप में हो सकता है, तो उसके लिए अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 माह से 1 वर्ष तक कारावास एवं 30,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना इस बात को। अगला मौलिक अधिकार है चौथा मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। तो पूछा जाए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, तो 25 से 28 तक जो आर्टिकल है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। पूछा जाए आर्टिकल 25 में क्या है कि धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति के पास क्या होती है कि आर्टिकल जो 25 में बताया गया आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं और धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किस आर्टिकल में, 25 में। फिर आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 26 के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद जो 27 है जिसमें बताया गया धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर मुक्त। जो ध्यान रखना कि आर्टिकल 27 में बताया गया धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर मुक्त। तो जितना भी धार्मिक धन होगा तो वह कैसा होगा, कर मुक्त होगा, उस पर टैक्स सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में बताया गया शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर निषेध। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर शिक्षा संस्थान है जहां पर धार्मिक शिक्षा अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी टीचर द्वारा दी जाती है तो इसके लिए आर्टिकल 28 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना निषेध किया गया है किस आर्टिकल के तहत, 28। फिर आता है जो मौलिक अधिकार है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 से 30 तक बताया गया है। तो पूछा जाए आर्टिकल 29 में क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में पूछा जाए अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो अनुच्छेद 30 में बताया गया कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना किस अनुच्छेद के तहत, 30 के तहत। अनुच्छेद 31 पूछा जाए तो 31 पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन
1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया और मौलिक अधिकार से उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अगर पूछा जाए किस भाग में जोड़ दिया गया बाद में, मौलिक अधिकार तो नहीं रहा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, अब वह क्या बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। और जोड़ा किस आर्टिकल में गया, तो आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। पूछा है किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 12 में जोड़ा गया। कौन से भाग में जोड़ा गया, भाग 12 में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत 31 का और 31 खा को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये नोट पॉइंट याद रखना कि 9वीं अनुसूची में पहले कितने अधिनियम थे, तो 64 अधिनियम थे। पूछा जाए वर्तमान में कितने अधिनियम है, तो 284 अधिनियम है। तो अनुसूची 9 में वर्तमान में कितने, 284 अधिनियम हैं। और पहले कितने थे, पहले थे 64। अब पूछा जाए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पूछा जाए छठवां मौलिक अधिकार कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जिसको डॉक्टर VR अम्बेडकर क्या कहते हैं, डॉक्टर VR अम्बेडकर संविधान का हृदय एवं संविधान की आत्मा कहते हैं। तो पूछा जाए डॉक्टर VR अम्बेडकर किस अनुच्छेद को या किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहते हैं, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 32 को एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आर्टिकल 32 के तहत आपको पावर दी जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते, आर्टिकल 32 में बताया गया है। पूछा जाए कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कितनी रिटों की पावर दी गई है, तो 5 रिटों की पावर दी गई है। तो पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट को कितने रिटों की पावर होती है, 5 रिट की पावर होती है। किस आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। तो अब पूछा जाए 5 रिटें होती कौन सी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। इन पॉइंटों को याद रखना कि पहली पूछी जाए रिट कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। पूछा जाए कि परमादेश का अर्थ क्या होता है, जो दूसरी रिट होती है परमादेश, उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। दूसरे का परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, मना करना। और चौथी जो रिट होती है उत्प्रेषण, क्या होती है, उत्प्रेषण, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना। 5वीं रिट होती है अधिकार पक्ष, जिसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। 5वीं जो रिट बताई गई अधिकार पक्ष, उसमें कहा गया कि आपका प्राधिकार क्या है। फिर पूछा जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटें जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 में दी गई, इसी प्रकार हाई कोर्ट को भी कुछ पावर दी गई है, जो आर्टिकल 226 में बताया गया। तो पूछा जाए कि हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को 6 रिटों की पावर दी गई है। तो आज जितने प्रश्न थे, जितने मौलिक अधिकार की बारे में अध्ययन कराना था, तो आज क्लास मौलिक अधिकार की समाप्त होती है। कल हम एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। अगर आपके कोई डाउट रहे तो आपको पिछली वीडियो में भी लिंक दी गई है, इस वीडियो में भी लिंक दे दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।